Hello everyone, and today we will go for the topic that is the death of the author. And here one quotation is there by Roland Barthes that the birth of the reader must be at the cost of the death of the author. यानी कि जब कोई पढ़ने वाला इंसान जो है उसका जन्म तभी होता है जब किसी लेखक की जो है वो मृत्यु होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है एंड वी कैन स्टार्ट विद सेइंग दैट रोलैंड बार्ट्स ने कहा कि डेथ ऑफ द ऑथर इज पब्लिश्ड इन 1967 और वो बताते हैं दैट इज अ रेडिकल शिफ्ट कि किस तरीके से चीजें बदल गई इन हाउ वी अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द टेक्स्ट, कि हम कैसे टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उनको समझ सकते हैं। सो ही आर्ग्यूज, तो वो बताते हैं दैट वंस अ वर्क इज पब्लिश्ड, कि जब एक काम पब्लिश हो जाता है तो उसमें एक लेखक की इंटेंशंस, द ऑथर्स इंटेंशंस, उसकी बायोग्राफी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दे ऑल सीज टू बी द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑन इट्स मीनिंग, कि वो उस लेखन में अपनी बातों को बताता है, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करता है और अपनी जो आत्मकथा है उसको सही बताता है। राइट, सो बार्ट्स कंटेंडेंट्स को कहते हैं दैट अ टेक्स्ट इज नॉट अ लीनियर प्रोडक्ट, कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है स्टेमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एन ऑथर्स माइंड, कि वो पैदा होता है सीधा लेखक के दिमाग से। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, बट इट इज रादर अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस वोवन, और वो उन चीजों को लिखता है, बोलता है, बनाता है, बुनता है एक चद्दर की तरह, जिस तरीके से उसको वो फ्रेम करता है फ्रॉम काउंटलेस कल्चरल कोड, जिसमें वो अलग अलग पहचानों को लेता है, साइटेशन को पढ़ता है और रेफरेंसेस को भी देखता है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। सो दीज इन्फ्लुएंसेस, वो कहता है कि वो सजेस्ट करते हैं दैट ओरिजिनेट नॉट फ्रॉम अ सिंगल ऑथर, वो सिर्फ एक लेखक की पहचान नहीं होती, बट वो दैट इज फ्रॉम अ वेरी वास्ट एंड अनोनिमस स्क्रिप्टर, कि उसको बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। सो बाय डिक्लेयरिंग द डेथ ऑफ द ऑथर, जब हम ये बात कहते हैं कि डेथ ऑफ द ऑथर, इस बात से वो कहना चाहता है, वांट्स टू लिबरेट, वो आजादी चाहता है द टेक्स्ट की, उसका जो लेखन है, फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑथोरियल इंटेंट, की किसी लेखक की उस पर पकड़ हो, एंड ओपन्स इट अप टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस बाय द रीडर, कि कोई पढ़ने वाला उसको किस किस तरीके से पढ़ता है। सो द मेन फोकस शिफ्ट फ्रॉम द ट्राइंग टू डिसाइफर, मींस कि वो उसको बता रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है व्हाट द ऑथर मेंट टू एक्सप्लोर, की कहना क्या चाहता है, व्हाट द टेक्स्ट डज, टेक्स्ट ने क्या बताया है, एंड मीन्स फॉर द इंडिविजुअल रीडर, कि मैं उसको कैसे पढ़ती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरे लिए बताने का तरीका, समझाने का तरीका अलग है, लेकिन आप उसको कैसे समझते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट। सो इट इज अ पावरफुल एंड एन इन्फ्लुएंशियल आइडिया, ये एक तरीके का बहुत ज्यादा मजबूत और एक प्रभाव डालने वाला एक आइडिया है, विचार है, जो इम्पैक्ट डालता है कि आपकी जो थियोरी है, हम किस थियोरी को पढ़ते हैं, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड द ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ ऑथरशिप। ठीक है, कि जब कोई लेखक करता है, लेखन करता है, तो उसका जो उसके पीछे का उसका मकसद क्या होता है, तो हम ये सभी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। So when we see the themes of the death of the author, जब हम इसके themes पर जाते हैं, it is very fascinating, बहुत अलग है, बहुत different है, and beyond the central declaration, वो किसी चीज को declare नहीं करता, वो बताता नहीं है, he is not giving a summon, order नहीं करता है, but the interconnected ideas, लेकिन जितने भी विचार हैं वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पहली थीम वो बताता है दैट इनस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग, कि कई बार अर्थ जो है वो इनस्टेबल हो जाता है। एक्चुअली दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थीम, सबसे बेसिक जो थीम है वो यही है, वेयर ही आर्ग्यूज दैट मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड, किसी भी चीज का मीनिंग फिक्स नहीं होता, इनहेरेंट नहीं होता टेक्स्ट के अंदर, बट वी हैव टू मेक इट आउट, हमें उसको निकालना पड़ता है, उस पहचान को, उस मीनिंग को। राइट, सो वेटिंग टू बी अनहर्ड बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑथर, की लेखक ने जब उसको लिखा, व्हाट वाज दैट आइडिया एट दैट टाइम, लेकिन आज हम जब उसको पढ़ रहे हैं, सो द थिंग्स कैन बी चेंज्ड। राइट, सो इंस्टेड मीनिंग इज फ्लूइड, इसका अर्थ जो है वो बहुत ही फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है, एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द रीडर, और पढ़ने वाले ने उसको बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे वो पढ़ना जिस तरीके से वो पढ़ता है। राइट, सो द टेक्स्ट बिकम्स अ स्पेस, एक एरिया बन जाता है, वेयर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कैन कोएक्सिस्ट, वहां पर एक से ज्यादा चीजें हम लिख सकते हैं। राइट, तो आप देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक प्लेन पेपर है, और उस प्लेन पेपर को आपने कोई चीज पढ़ी, तो आप उसको कैसे लिखोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू इंटरप्रेट द थिंग्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप उसमें एक से ज्यादा आइडियाज को ले सकते हैं, यू कैन कन्विंस दी रीडर्स, कि जो आपके जो पढ़ने वाले हैं आप उनको भी कन्विंस कर पाए। सो दीज आर बीइंग डेफिनेटली करेक्ट बेस्ड ऑन द अथॉरिटिकल इंटेंशंस, की लेखक जब लिख रहा था उसका मकसद क्या था, रिपीटिंग द सेम थिंग, जो मैं पढ़ रही हूँ
वो क्या है और इसका मीनिंग क्या निकलेगा। सो 3 डिफरेंट थिंग्स आर देयर। तो प्राइमेसी ऑफ लैंग्वेज, भाषा कौन सी है। सो बाथ एम्फेसाइजेस, वो कहते हैं द टेक्स्ट इज प्राइमरी अ फैब्रिक ऑफ लैंग्वेज। ये एक तरीके से फैब्रिक है, जिस फैब्रिक को आप पसंद करते हैं वैसी चीज निकल कर आएगी, वेदर इट इज सिंथेटिक, वेदर इट इज कॉटन, वेदर इट इज सिल्क, वेदर इट इज anything nylon or XYZ, right? So what kind of fabric you are taking, it actually makes the thing that will come out, whatever you choose, whatever you are free to choose, okay? So he draws upon the existing codes, वो codes के बारे में बात करता है, conventions के बारे में बात करता है, cultural references को लेकर चलता है और वहां पर उसको assemble करके उसका एक तरीके से एक frame निकालता है। So again the theme is there कि reader as an active participant, कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं एंड यू आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन दैट, हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट न्यू थिंग्स, आप कैसे नई चीज को बनाएंगे। सो विद द डेथ ऑफ द ऑथर, वो इस बारे में कहता है द रीडर इज एलिवेटेड टू अ मोर एक्टिव एंड क्रूशियल रोल। तो यहाँ पर रीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसका रोल भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको उस अर्थ से एक नई चीज को डेवलप करना है। सो द रीडर इज नॉट अ पैसिव रेसिपेंट ऑफ द ऑथर्स इंटेंडेड मैसेज, की रीडर जो है कोई पैसिव रेसिपेंट नहीं है, लेकिन वो एक एंगेज पार्टिसिपेंट होना चाहिए, हु ब्रिंग्स हिज ओन एक्सपीरियंसेस, उसके खुद के एक्सपीरियंस वहां पर आए, he can compare those experiences, knowledge उसकी क्या है, what is the perspectives to the text, और वो एक तरीके से उसको एक नया सिग्निफिकेंट तौर पर उसको एक शेप करे। So the deconstruction of authority, again here Barth challenges the traditional hierarchy relationship। वो कहता है कि पहले पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, जो पुरानी कल्चर चल रही थी बिटवीन द ऑथर एंड द टेक्स्ट, वो नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, because interpretations can be different, interpretations can be of any type। So by dismantling the authority, वो जब इस authority को नकार देता है, and he opens up to the text to democratic interpretation, that every person has the right to speak, कि आपने क्या लिखा। If you agree with the text, आप कहें yes, if you don't agree with the text, say no। So he calls about the democratic interpretation, कि किसी भी व्यक्ति की जो सोच है वो एक किताब तक सीमित ना हो, लेकिन उसमें उसकी भी बात को सुना जाए। So here is the reader's engagement is paramount। तो हमने रीडर को जो है कि इंपॉर्टेंस दिया, that कि अगर कोई रीडर उसमें कुछ कहना चाहता है तो उसको वहां पर एक्सेप्टेंस मिलना ही चाहिए। The text as a network, अब वो टेक्स्ट एक नेटवर्क क्या है। So he portrays the text not as singular, कि किसी का भी लेखन अकेला नहीं है, सेल्फ कंटेन्ड आइडेंटिटी नहीं है, बट दैट इज अ नेटवर्क ऑफ कोटेशंस, कि उसमें कोटेशंस भी आ रही हैं, रेफरेंसेस भी आ रहे हैं और कल्चरल एल्यूजन्स को भी उसमें लिया गया है। सो दिस इज अ बिग मैप where we continue to have the references from other people। अब आप देखिए कि जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपके पीछे किताब के पीछे एक बिब्लियोग्राफी होती है, दैट वी हैव टेकन द रेफरेंसेस फ्रॉम हियर, कि हमने यहाँ से भी पढ़ा, यहाँ से भी किसी का विचार लिया, पेपर में से भी पढ़ा, जर्नल्स में से भी पढ़ा, मैगजीन्स में से भी पढ़ा। सो दिस इंटरकनेक्टेडनेस, जो ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, दे ब्रिंग आउट अ न्यू आइडिया ऑफ सिंगल अथॉरिकल वॉइस। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी। वो जब एनालिसिस के बारे में बात करता है, he says that deconstructing the central argument, वो कहता है कि फिजिकल डेथ ऑफ द राइटर नहीं है, इट इज नॉट एक्चुअली, दिस इज लाइक दैट कि हमने अगर किसी व्यक्ति का विचार उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि राइटर चला गया, राइटर को हमको एक्सेप्ट नहीं करते, इट इज नॉट लाइक दैट। द कंसेप्चुअल डीमाइज ऑफ द ऑथर एज सिंगुलर, कि वहां पर उसकी अकेले पहचान नहीं है, लेकिन उसने अलग लोगों को एक्सेप्ट किया है। राइटिंग इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ एवरी वॉइस, तो राइटिंग जो होती है, जब आप किसी चीज को लिखते हैं, दैट इज अ पावर विच कमिट्स द थॉट्स टू राइट्स, कि लिखना कैसे है, ओरिजिनल चीज को बदल के आप कैसे लिख सकते हो, हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इनटू ऑब्जेक्टिव आर्टिफैक्ट, कि जो आपने पढ़ा आपने उसको कैसे एलैबोरेट किया, आपने उसको कैसे प्रैक्टिकली यूज किया। अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण बहुत लोगों ने लिखी और उसको इंटरप्रेट लोग कितनी तरीके से करते हैं, कितने लोग उसको समझते हैं, कितने लोगों ने उसको ऑब्जेक्टिव में ले आए, कितने लोग उसको सब्जेक्टिव में ले आए। सो द टेक्स्ट इज जस्ट लाइक अ मल्टीप्लिसिटी, की टेक्स्ट जो होता है वो एक बजाय एक सिंगल लीनियर मैसेज के, वो क्या है, दैट इज अ टिश्यू ऑफ
कोटेशंस की वहां से धागे हमने ले रखे हैं बहुत सारे कोटेशंस के डिफरेंट कल्चर से। तो रीडर का जो स्पेस है वहां पर कितने भी टेक्स्ट के जो मीनिंग्स हैं वो अनफोल्ड होते हैं, बिकॉज व्हेन somebody is an active listener, active speaker, active reader, he interprets the things into different dimensions. सो बात की जो रिटोरिकल स्ट्रेटजीज हैं वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ही सेज दैट इज द लैंग्वेज इज प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिंग मींस कि शॉकिंग है, अटेंशन ग्रैबिंग है, सिंगल है, रेडिकल डिपार्चर है, पुरानी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, ही वांट्स टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज एंड न्यू थियोरीज। अथॉरिटेटिव टोन उसमें बहुत ज्यादा है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं, बट उनका जो एक आइडिया प्रेजेंट करने का जो मोटिव है या जो मकसद है या जो कहना चाहते हैं, दैट इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, अपनी बात को सही से रखते हैं, असर्टिव वो है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वो नहीं देते हैं। उसके बाद मेटाफर्स का वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वहां पर बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट आने चाहिए, अलग तरीके से आने चाहिए। ड्रॉइंग ऑन द लिटरेरी हिस्ट्री, सो ही सबटली रेफरेंसेस, he uses the figures like मिलार में प्राउस की, वो उसके आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए दो लोगों को एक्सेप्ट भी करते हैं। सो जो उनकी क्रिटिसिज्म है या जो उनके डीमेरिट्स हैं वो यही है कि ऑथोरियल एजेंसी को वो बिल्कुल नकार देते हैं, इग्नोर करते हैं, एंड ही गोज फॉर द पोटेंशियल फॉर एनार्की, है ना। सो वो कहते हैं कि जितनी भी रीडिंग्स है उनको पढ़ना चाहिए लेकिन उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, दैट इज बैड। ओके, सो क्रिटिकल एनालिसिस जो बहुत ज्यादा देखते हैं, दैट इज फुल ऑफ क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। पॉइंट्स क्या है जो क्रिटिक्स ने लिए हैं। फर्स्ट इज पैराडॉक्स ऑफ ऑथोरियल अथॉरिटी, अगेन द सेम थिंग इज कमिंग। सेल्फ रेफरेंशियल पैराडॉक्सेस को छोड़ना, रिस्क ऑफ सब्जेक्टिविटी, जो एक रीडर का रिस्पॉन्स है वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है लेकिन उसमें कोई गलत चीज ना हो। ओवर सिंप्लीफाइड ऑथर कनेक्शन जो है वो ऑथर और रीडर का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स से बजाय कि सिंपल सर्विंग के, और ऑथर को एक कल्चरल फिगर दिया जाता है, दैट इज कि उसके काम को ढंग से वो देखें और समझे। सो वेस्टर्न सेंट्रिक जो व्यू है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते लिटरेरी ट्रेडिशंस में। शिफ्ट्स टू द रीडर्स, रीडर्स बहुत सारे एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक्टिव रोल है रीडर्स का के मीनिंग्स को निकालने के लिए, फोकस ज्यादा टेक्स्ट पर किया जाता है, क्लोजर एनालिसिस को बहुत ज्यादा एनकरेज किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, और इंटरप्रेटिव एवेन्यूज जो है वो उसमें हम देखते हैं। तो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप कंक्लूजन के अंदर अपने आंसर को लिखते हैं तो आप कह सकते हैं कि द डेथ ऑफ एन ऑथर रिटन बाय रोलैंड बार्थ्स इज अ रेवोल्यूशनरी एसे। वो एक ऐसे एसे को प्रेजेंट करते हैं जिन्होंने विरोध किया, दैट चैलेंज द ट्रेडिशनल फोकस ऑन ऑथोरियल इंटेंशन, की सिर्फ एक लेखक को प्रेफरेंस ना हो, बट शिफ्टिंग द एम्फेसिस टू द रीडर, की जो पढ़ने वाला है उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही स्टडिंग, एंड द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को भी इंपॉर्टेंस दी जाए। सो कंसेप्चुअल जो डेथ है ऑथर की, दैट इज द सोल सोर्स ऑफ मीनिंग, कि वो बताते हैं बट ही हाईलाइट्स द एक्टिव रोल ऑफ द रीडर इन इंटरप्रिटेशन, की रीडर जो है वो जो अच्छे से इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, दैट इज नॉट ओनली द ऑथर। So the importance of textual and cultural contexts are important, right? So in the last he wants to say the call must be very dynamic, reader-centered approach must be there, acknowledging the multi-dimensional and multiplicity of meanings, है ना, when you are going and when you are reading any text that encounters the audience, यानी कि interaction is important between the reader and the listener, between the speaker and the listener, between the reader and the writer. So it remains a pivotal text, key understanding the relationship between the author, the text, and the reader, right? So reading is important in the end, we can say, and the interpretations by the readers is much more approached instead of the author's writings. Okay, so thank you for today, and if you have any query you can text me or comment me. Thank you for today. Okay.